मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हो एंड आई एम श्योर अपनी रिसर्च भी शुरू कर दी होगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फ्लाइट्स, वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह वगैरह। रेस्ट एश्योर्ड, बिल्कुल सही जगह आए हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मलेशिया की ट्रिप प्लान करने के लिए दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अगर चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले लोगों को चाहिए आइटनरी, राइट। एंड यूट्यूब में आप सिर्फ मलेशिया टाइप करोगे तो कम से कम 1000 वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगी जहाँ पे सिर्फ आइटनरीज के बारे में बातें होती हैं। एंड उन वीडियोस में क्या होता है, उन वीडियोस में कुछ स्पेशल नहीं होता। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे इजीली अवेलेबल है, उन वीडियोस में उन्हीं सब इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट कर करके आपको बताया जाता है। आइटनरी के बारे में भी ऑफकोर्स हम बात करेंगे, लेकिन मेरे इस वीडियो में आइटनरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोगों को वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ जो कि आप जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। लाइक आपको अपनी करेंसी को कैसे यूज़ करना है, राइट, करेंसी कहाँ से कन्वर्ट करानी चाहिए एंड ऑल। वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वाइल ट्रैवलिंग, पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते वक्त, होटल बुकिंग करते वक्त, इनफैक्ट लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त। क्योंकि आप इंडिया में नहीं हो, आप एक फॉरेन कंट्री में हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग होते हैं, लोगों का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। ऑफकोर्स आइटनरी प्लान करके आप डिसाइड तो कर सकते हो कि आज मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन उस बीच आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम आज इस वीडियो में उन सब टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। मलेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि 2 पार्ट्स में बनी है, पेनिनसुलर मलेशिया एंड ईस्ट मलेशिया ऑन द आइलैंड्स ऑफ बार्नियो। यहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्स है, लाइक मलेशियन, चाइनीज़ एंड इवन इंडियंस। फूड में मोस्टली नॉन-वेज डोमिनेट करता है, बट वेज ऑप्शंस भी आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे। वेदर यहाँ का बहुत हॉट एंड ह्यूमिड रहता है और बीच बीच में बारिश होना भी बहुत नॉर्मल है। अगर आप लोगों को गर्मी से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप दिसंबर टू जनवरी मंथ में यहाँ जाना प्रेफर करें, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ का वेदर बहुत कंफर्टेबल रहता है, आप पूरा दिन आराम से घूम सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। आप अगर किसी फॉरेन कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो, बेटर होगा आप फ़्लाइट थोड़ा सा एडवांस में बुक कर लो, जल्दी बुक कर लो। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी प्लान करोगे उतनी सस्ती आपको फ़्लाइट्स मिलेंगी। मलेशिया ट्रैवल करते टाइम अगर आप सिर्फ मलेशिया ट्रैवल करके वापस इंडिया आना चाहते हो, किसी दूसरी कंट्री नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी रिटर्न फ़्लाइट ही बुक करना। क्यों? क्योंकि ये इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे हो और आपका जाने का प्लान कब का है। तो आपको अपनी रिटर्न फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं आज की डेट में, गूगल फ्लाइट्स, स्काई स्कैनर जैसी एप्लीकेशंस को आप यूज़ करो, वहाँ पे आप कंपेयर करो, जहाँ पे आपको बेस्ट डील मिल जाए वहाँ से आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो। now फ्लाइट्स के बाद बात आती है होटल बुकिंग की। सी दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ये आपके ऊपर है। काफ़ी लोग अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग शुरू से ही करके चलते हैं, एडवांस बुकिंग, कैब्स एंड ऑल, वो तो एक अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन स्टिल कम से कम आप अपने इनिशियल डेज़ की होटल बुकिंग ज़रूर कर लेना। और इनिशियल डेज़ आपके कहाँ पे होंगे? इनिशियल डेज़ आपके होंगे मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर में, क्योंकि आप सीधे कोलालमपुर ही लैंड करोगे। तो कोलालमपुर में जो भी आपके स्टार्टिंग के दिन होने वाले हैं, जितने दिन भी आप वहाँ रुकना चाहते हो, एटलीस्ट वहाँ की होटल बुकिंग ज़रूर कर लेना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, इमिग्रेशन में आपसे आपकी रिटर्न टिकट्स एज वेल एज आप कहाँ रुकने वाले हो वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी दिन के लिए जा रहे हो, जहाँ जहाँ जा रहे हो, हर डिफरेंट स्टेट्स की होटल स्टेज की आपको इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। नहीं, आप इनिशियल 2-3 दिन की बुकिंग पे अगर कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन वालों के लिए इनफ रहती है। तो अब मैं आप लोगों को देता हूँ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। मलेशिया और इंडिया के बीच में 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इस वजह से मलेशिया में होटल चेक इन्स काफ़ी लेट होते हैं। दिन के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में वहाँ पे होटल चेक इन्स का टाइम होता है। आप अपनी फ़्लाइट टाइमिंग्स को उसी हिसाब से प्लान करें। तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मलेशिया में रेकमेंडेड होटल्स के बारे में बता देता हूँ, जहाँ मैं खुद पर्सनली रुका था। तो सबसे पहले अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक ठाक है, मीडियम है, तो आप प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हो जिसका नाम है ईटन रेजिडेंसीज। टू बी वेरी प्रिसाइज, ईटन रेजिडेंसीज बाय सुतेरा। प्राइस इनके थोड़े डायनेमिक रहते हैं, बट अगेन ऑफ सीजन में आपको आराम से 5,000 के आसपास रूम पड़ जाएगा। पीक सीजन के टाइम पे प्राइस शूट अप हो जाते हैं अच्छे खासे, तो आप चेक कर सकते हो अगुडा वगैरह पे। इस प्रॉपर्टी को मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि कोलालमपुर में ना इन्फिनिटी पूल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो इस प्रॉपर्टी के रूम्स ऑफकोर्स बहुत अच्छे थे, आई वुड से वैल्यू फॉर मनी थे। जितना आप पे करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे रूम्स ही मिलते हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है इनकी, तो बिल्कुल टॉप पे, आई गेस अराउंड 52nd या 54th फ्लोर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे इनका इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है। तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। लाइक लिटरली आप KL टावर और ट्विन टावर दोनों साथ में देख सकते हो। एंड सनसेट के टाइम पे अगर आप इन्फिनिटी पूल में जाते हो तो यू विल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस फॉर श्योर। अब दूसरा होटल मैं थोड़ा सा लो बजट की तरफ सजेस्ट करता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल ओलंपिक। तो यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 1500 से 2500 के बीच में अगर
अगेन आप स्मार्टली थोड़ा प्लान करते हो, रूम्स मिल जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छी लोकेशन पे है, आसपास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेन अट्रैक्शंस की तरफ अगर घूमना फिरना है तो आपको ये होटल दूर पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं करेंसी की। मलेशिया की करेंसी को बोला जाता है रिंगिट, एंड अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये करंट प्राइस चल रहा है रिंगिट का अगेंस्ट द इंडियन रुपीज़। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ मलेशिया पहुँचने के बाद एयरपोर्ट वगैरह में जाके करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। मैं आप लोगों को वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोगों के पास बहुत पैसा है तो बात अलग है, अगर आप वेस्ट करना चाहते हो, बट आपको वहाँ पे स्पेशली एयरपोर्ट में तो एक्सचेंज रेट्स बिल्कुल अच्छे नहीं मिलने वाले। तो स्मार्ट तरीका यही है कि आप इंडिया से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करके लेके जाओ एंड डायरेक्टली रिंगिट में ही एक्सचेंज करा के लेके जाओ। यूएसडी भी कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है, बट रिंगिट में लेके जाओगे तो हैसल थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि फिर वहाँ यूएसडी से रिंगिट अगेन आपको मलेशिया में जाके करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी। बेटर है आप यहाँ सीधे इंडियन रुपीज से रिंगिट में करेंसी एक्सचेंज कराओ एंड देन वहाँ पे लेके जाओ। करेंसी एक्सचेंज कैसे कराओगे? ऑफकोर्स आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो लोग बैठे रहते हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए तो वो एक ऑप्शन है। उसके अलावा ऑनलाइन अगर आप घर बैठे बैठे ये फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो तो बुक माई फॉरेक्स जैसी वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके घर पे आके ही 1-2 दिन में वो शायद आ जाते हैं, आके वो आपको रिंगिट्स में करेंसी दे जाएंगे। करेंसी के साथ साथ अब आपको साथ में एक फॉरेक्स कार्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? अगर आप जनरली अपने इंडियन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को वहाँ यूज़ करोगे तो उस पर आपको फॉरेक्स मार्कअप फीस देनी पड़ेगी। तो जो एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉरेक्स फीस होती है वो, फिर उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप अपने इंडियन डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स वहाँ यूज़ करने लगोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिकमेंडेड होता है फॉरेक्स कार्ड। तो फॉरेक्स कार्ड आपको बहुत सारे बैंक्स इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली आप लोगों के लिए रहेगा नियो डीसीबी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, अप टू यू आपको क्या लेके जाना है। वाई आई एम सजेस्टिंग दिस? क्योंकि मैंने अपनी पूरी मलेशिया ट्रिप में यही कार्ड यूज़ किया था एंड मुझे कहीं पे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरे मलेशिया में ये कार्ड वाइडली एक्सेप्टेड था। तो इस कार्ड को यूज़ करके आप अपनी फॉरेक्स फीस को आराम से बचा सकते हो। आपको कुछ एडिशनल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। डू लेट मी नो अगर आपको नियो डीसीबी डेबिट कार्ड के ऊपर वीडियो चाहिए, देन आई विल बी हैप्पी टू मेक अ सेपरेट वीडियो एंटायरली ओवर इट। अब कार्ड और कैश दोनों आपको कितना कितना कैरी करना है? तो यहाँ पे स्मार्ट तरीका यही है कि जितना भी अमाउंट आप मलेशिया कैरी करना चाह रहे हो उसका 60% अमाउंट आप अपने कार्ड में रखो, फॉरेक्स कार्ड में रखो, एंड 40% अमाउंट आप अपने साथ कैश पे लेके जाओ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मेट्रो या बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जब आप वहाँ पे यूज़ करोगे तो मेरा रिकमेंडेशन है आप सिर्फ कैश में पेमेंट करना। अब क्योंकि मलेशिया में बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं तो कुछ डेस्टिनेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीज़न या वीकेंड्स। तो एडवांस में अगर आपको टिकट्स बुक करनी है तो क्लुक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। तो इस एप्लीकेशन में आपको मेजरली मलेशिया के जितने भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ की टिकट मिल जाएगी। मलेशिया में टैक्सी सर्विसेज यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं ग्रैब या बोल्ट, तो ये भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे आपके ये बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टैक्सी सर्विसेज अवेल करते टाइम आप ग्रैब या बोल्ट से कार्ड या कैश दोनों में पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप हमेशा कैश में पेमेंट करना। रीज़न, अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐप में फीड करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई कैब बुक करोगे तो पेमेंट एडवांस में कट जाती है। उसके बाद अगर कैब आपकी 10-15 मिनट भी लेट आ रही है ना तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप बार बार राइड कैंसिल करके दूसरे ऑप्शन की तरफ जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बार ऐसा करोगे उतनी बार आपके कार्ड से पेमेंट डिडक्ट होगा, तो वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो बेटर है कैश में पेमेंट करो, लाइफ ईजी रहेगी। वैसे तो मलेशिया दिसंबर 2026 तक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है, लेकिन आपको मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक MDAC फॉर्म फिल करना होगा और ये फॉर्म फिल करते ही ये कार्ड इंस्टेंटली आपके ईमेल इनबॉक्स में आ जाएगा। फिलिंग दिस फॉर्म इज़ जनरली फ्री फॉर इंडियंस। अब इस फॉर्म को आप आराम से ऑनलाइन फिल कर सकते हो, आपको किसी तरह की कोई फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये फॉर्म अपनी ट्रैवल डेट से विदिन 3 डेज़ के अंदर ही फिल करना है। उससे पहले आप इसे फिल करने जाओगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा फिल करने का। सो मेक श्योर ये आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि इमिग्रेशन में आपकी फ़्लाइट्स एंड होटल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपसे आपका MDAC मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड भी मांगा जाएगा। तो ये हो गए आपके इनिशियल इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिनका आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सीधा आइटनरी की तरफ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग कब से वेट कर रहे हो कि मैं आप लोगों को आइटनरी के बारे में बताना शुरू करूँ। तो मैं आप लोगों को जो आइटनरी बताऊँगा वो होगी अराउंड 10 डेज़ की, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग आपको इतने दिन तो चाहिए ही अगर आप मलेशिया फर्स्ट टाइम जा रहे हो
और अच्छे से घूम के आना चाहते हो। सो बात करते हैं डे 1 की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लैंड करोगे सीधा कोलालमपुर, विच इज़ अ कैपिटल ऑफ मलेशिया। इंडिया से कोलालमपुर का जो फ्लाइंग टाइम है वो अराउंड 5.5 घंटे के आसपास पड़ता है अप्रॉक्स। आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो कोलालमपुर पहुंचने के, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़्लाइट बुक करना। अब जैसे मैंने इंडिया से लेट नाइट फ़्लाइट ली थी तो मैं कोलालमपुर सुबह 6 बजे के आसपास पहुंच गया था और इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस फिनिश करते करते मुझे 1-1.5 घंटा और लग गया। तो 7:30 पौने 8 के आसपास में फ्री हुआ एयरपोर्ट से। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। अब एयरपोर्ट से आप फ्री हो जाते हो 8 बजे के आसपास। तो उसके बाद एयरपोर्ट से कोलालमपुर सिटी सेंटर तक जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कैब का, जिसके प्राइसेस अराउंड 1400-1500 से 2500-3000 हज़ार तक जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है वहाँ पे एक ट्रेन चलती है KLIA एक्सप्रेस। इसका खर्चा लगभग आपको 800 से 1300 रुपये के आसपास पड़ेगा। एंड सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है वहाँ से बस के थ्रू ट्रैवल करना। तो बस की टिकट आपको 200 से 400 रुपये के आसपास पड़ेगी, अगेन डायनेमिक प्राइसिंग। और एयरपोर्ट में ही बस बुकिंग के कायोस्क लगे रहते हैं, इनफैक्ट काउंटर्स भी होते हैं, तो वहाँ से आप अपनी बस की बुकिंग कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप कोलालमपुर सिटी सेंटर पहुंच जाओगे। तो इन तीनों ऑप्शंस में आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो सपोज करो आप सुबह 10 बजे के आसपास कोलालमपुर सिटी सेंटर पहुंचते हो, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपना ब्रेकफास्ट एयरपोर्ट में भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये सब कवर करने के बाद, क्योंकि आपके होटल चेक इन में अभी काफ़ी टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दिन में 1 बजे से 3 बजे के बीच में वहाँ पे चेक इन होटल में होते हैं, तो इस बीच आप अपना पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर कर सकते हो, जिसको बोला जाता है एक्वेरिया KLCC। आप चाहो तो इसकी बुकिंग अगेन क्लोक ऐप के थ्रू कर सकते हो। ये जगह ज़रूर विजिट करना। 60,000 फीट के एरिया में बना हुआ ये एक ओशन एरिया में है, जो कि कोलालमपुर कन्वेंशन सेंटर के नीचे बना हुआ है। एंड आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी स्पीसीज देखने को मिलेंगी जो शायद आपने लाइफ में पहले कभी ना देखी हो। वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। और यहाँ पे आप अगर आराम से घूमोगे तो 2 से 2.5 घंटे तो आपके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्वेरिया KLCC को कवर करने के बाद आराम से दिन का टाइम हो जाएगा, तो आप सीधे अपने होटल जाके चेक इन कर सकते हो। अपना लंच वगैरह करके आप आराम कर सकते हो, क्योंकि पूरी रात आपने ट्रैवल किया है एंड फ्लाइट एग्जॉस्टिंग तो होती ही है। वो बेटर है आप अगर टाइमली होटल में चेक इन कर रहे हो 2 बजे 3 बजे के आसपास, तो खाना वाना खा के अपना 2-2.5 घंटे की नींद ले लो, फ्रेश फील करोगे। एंड अगर आप किसी भी ऐसे होटल में स्टे कर रहे हो जहाँ पे इन्फिनिटी पूल है, तो आप इवनिंग में उनके इन्फिनिटी पूल में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो अराउंड सनसेट। शाम से रात का ट्रांजिशन देख सकते हो कोलालमपुर स्काई लाइन का। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड कामिंग एक्सपीरियंस। अगर होटल के पूल में चिल नहीं करना है, देन यू कैन गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन इन कोलालमपुर, द पेट्रोनास ट्विन टावर। आप अपने होटल से सीधे यहाँ भी जा सकते हो। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग आपको 3500 रुपये के आसपास पड़ेगी और इस टिकट में आपको स्काई ब्रिज और ऑब्जर्वेशन डेक दोनों घुमाया जाता है। लगभग 1 घंटे में आप इस जगह को कवर कर लोगे। और अंदर से घूमने के बाद जब तक आप बाहर आओगे तब तक ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला होगा या हो चुका होगा। तो आप देख सकते हो कि दिन में ये जगह कैसी दिखती है एंड रात होने के बाद ये जगह कैसी दिखती है। दोनों टाइम पे इस जगह के व्यू को एक्सपीरियंस करना मस्ट है, मिस मत करना। ओके, तो नेक्स्ट स्पॉट आप रख सकते हो बुकित बिंतांग, विच इज़ अ वेरी फेमस मार्केट, especially during night time in Kuala Lumpur. You can consider this place as a Times Square of Malaysia. ये जगह मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप रात को ही घूमो, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एक्चुअली इमर्जेस एट नाइट। तो दुनिया भर के शॉपिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, खाने पीने के तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट इसी मार्केट को एक्सप्लोर करते करते आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक स्ट्रीट आती है जिसे जलानलोर फूड स्ट्रीट बोला जाता है। नॉन वेज लवर्स के लिए तो वो जगह हेवन है। कंसिडर दिस प्लेस एज योर लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, बट हाँ, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल, आप कितना थके हो, क्योंकि ये जगह नहीं थकती, ये जगह पूरी रात चलती है। जहाँ तक मुझे याद है मैं रात को 2-2.5 बजे तक भी यहाँ पे घूम रहा था। एनर्जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रात के 2:30 बज रहे हैं। एंड खाने पीने के ऑप्शंस तो चलते ही रहते हैं, बट मैं आपको खाने पीने की कुछ जगह रेकमेंड कर देता हूँ जहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हो। तो पहली जगह है डमेस्कस। ये एक सीरियन रेस्टोरेंट है, तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू ट्राई। इसके बाद नेक्स्ट स्पॉट आप जा सकते हो चाइनीज़ रोटी, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। एंड अगेन इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू विल लव दिस प्लेस एज वेल। बर्गर के लिए यू कैन गो टू रीस बर्गर, जो कि जलानलोर फूड स्ट्रीट में आपको मिलेगा। और अगर आपको बुकित बिंतांग की नाइट लाइफ और स्ट्रीट को एंजॉय करते हुए बढ़िया सी कॉफ़ी पीनी है, देन राफलीज वियतनाम कॉफ़ी इज़ योर प्लेस। तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका डे 1। यू कैन कम बैक टू योर होटल, आराम से अपनी नींद पूरी करो एंड गेट रेडी फॉर डे 2। डे 2 में आप अपना दिन थोड़ा सा जल्दी शुरू करो,
कुआलालंपुर से थोड़ा सा दूर एक जगह पड़ती है बाटू केव्स, जहाँ पे लॉर्ड मुरुगन का बहुत बड़ा स्टैचू है और साइड में आपको ऐसे कलरफुल स्टेयर्स दिखेंगी जो आपको ऊपर केव्स तक लेके जाती है। तो अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बेटर है आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे जाओ, क्योंकि दिन में फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी हो जाती है, सेकेंड दिन में भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितना जल्दी सुबह उठ के इस जगह को एक्सप्लोर करोगे उतना बढ़िया है। यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पे जो KTM कम्यूटर करके ट्रेन चलती है या मेट्रो कह लो, वो भी आपको सीधे ले जाएगी और टैक्सी सर्विसेज तो अवेलेबल है ही। बाटू केव्स एक्सप्लोर करने के बाद आप वापस आ जाओ कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में ब्रेकफास्ट के लिए यू कैन गो टू दिस प्लेस कॉल्ड AOOO मेलबर्न कैफे, अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर अ सैंडविच एंड कॉफी लवर। ये जगह पड़ती है चाइना टाउन एरिया में और जस्ट इसके पास ये टेम्पल पड़ता है जिसको श्री मरियम्मा टेम्पल कहते हैं, और ये कुआलालंपुर में ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि 1873 में बना था। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, होटल में जाके लंच वगैरह कर सकते हो। होटल में रेस्ट वगैरह करने के बाद आप सीधा जा सकते हो सेंट्रल मार्केट। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट, सोवेनिर्स जैसी चीज़ें खरीदनी है तो ये जगह बहुत सही है। और ये मार्केट फुली AC मार्केट है, तो आप अगर गर्मी के टाइम जा रहे हो तो आप थोड़ा गर्मी से भी बच जाओगे। एंड जस्ट आउटसाइड द सेंट्रल पार्क मार्केट, यहाँ पे साइड में एक छोटी सी लेन है जिसको कस्तूरी वॉक भी बोला जाता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे, सो यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर एज वेल। देन इन द इवनिंग यू कैन गो टू सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग, अ हिस्टोरिक लैंडमार्क ऑफ 19th सेंचुरी। और जस्ट इसके साइड में ही आपको मलक्का स्क्वायर देखने को मिलेगा, जहाँ पे मलेशिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटिश इन 1957। नेक्स्ट पॉइंट आपका शाम का हो सकता है पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट। बार्गेनिंग वगैरह करके अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये जगह बहुत सही है, अच्छी खासी बार्गेनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड खाने पीने के ऑप्शंस तो आपको एंडलेस यहाँ पे भी मिलेंगे। और क्योंकि ये जगह चाइना टाउन में पड़ती है तो इस मार्केट को एक्सप्लोर करते करते आपको बीच में बहुत सारी ऐसी गलियाँ मिलेंगी जहाँ पे आपको ढेर सारी वॉल आर्ट्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसी स्ट्रीट्स में जाके आप ढेर सारी फोटोज क्लिक करवा सकते हो, रील्स वगैरह बना सकते हो, और परफेक्ट इवनिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा आगे आप और बढ़ोगे तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग देखने को मिलेगी जिसको मर्दका 1118 बोलते हैं। यस, दिस इज वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, सेकंड टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर आफ्टर बुर्ज खलीफा। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ पे लोकल्स ही मिलेंगे। इस जगह का नाम है रिवर ऑफ लाइफ। इस जगह पे 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, क्लांग एंड गोम्बाक रिवर, और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद जामिक सुल्तान अब्दुल समद। शाम को अगर सुकून से भीड़ भड़ाके से दूर बैठ के आपको नाइट शो एंजॉय करना है तो यहाँ ज़रूर आना। और अगर इतनी शांति नहीं पसंद लेकिन स्टिल लाइट शो एंजॉय करना है तो सीधे चले जाओ सूर्या मॉल KLCC। वहाँ पे पीछे KLCC पार्क है, वहाँ पे इवनिंग में बैठ के आप आराम से भीड़ के बीच में बढ़िया सा लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। अब अगर आज की रात आपको इंडियन फूड ट्राई करना है तो सीधे चले जाओ ब्रिकफील्ड्स, जिसको यहाँ का लिटिल इंडिया बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको मोस्टली इंडियंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रन करते हैं। एंड आज की रात अगर आप चाहो तो बढ़िया सा इंडियन मील एंजॉय कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा डे 3। आज के दिन जो मेरा कैफ़े रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा फॉर ब्रेकफास्ट वो होगा ब्रूम कैफ़े, नोन फॉर इट्स मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक मॉडर्न कंफर्ट एंड आर्टिसनल पेस्ट्रीज, और इनकी स्पेशलिटी है सारडो। यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद आप सीधा जा सकते हो थियान हाउ टेम्पल। एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, थोड़ा सा कुआलालंपुर के मेन हसल बसल से दूर बसा हुआ है। टेंपल का आर्किटेक्चर तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन जब आप टेंपल के टॉप पार्ट पे जाते हो, टेरेस पे जाते हो, तो वहाँ से आपको कुआलालंपुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो आपको व्यू देखने को मिलता है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे आप आराम से 2-2.5 घंटे स्पेंड करो। इसके बाद आप सीधे जा सकते हो लोहियत प्लाजा। ये कुआलालंपुर की बहुत बड़ी टेक मार्केट है। यहाँ पे आपको रेयर टू रेयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर बार्गेनिंग वगैरह अच्छे से कर लेते हो और काउंटरफीट या ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हो तो यहाँ पे जाके बढ़िया बढ़िया डील्स उठा सकते हो। तो लोहियत प्लाजा भी अगर आप घूमोगे तो 1.5 से 2 घंटे का टाइम तो आपको लग ही जाएगा। उसके बाद अगर आप लंच वगैरह करोगे तो मैं अज्यूम करता हूँ आपका दिन पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा। और आज शाम को आप सीधे जा सकते हो KL टावर। ट्रस्ट मी, ये जगह मिस मत करना, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर जाके जो आपको पूरे सिटी का व्यू मिलने वाला है ना, वो कहीं और से नहीं मिलने वाला। एंड पर्सनली ट्विन टावर के कंपैरिजन में KL टावर को मैं ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर थोड़ा सा टाइट बजट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन इग्नोर एक्सप्लोरिंग दी पेट्रोनास ट्विन टावर। पेट्रोनास ट्विन टावर को बाहर से ही देख लो, अंदर मत जाओ। इंस्टेड KL टावर अच्छे से आप घूमो, अंदर सारी चीज़ें देखो। पर जो इनका ओपन ऑब्जर्वेशन डेक है वहाँ जाके पूरे सिटी का 360 डिग्री व्यू एंजॉय करो। एंड यस, KL टावर के टॉप से आपको पेट्रोनास ट्विन टावर का और बोथ मर्दका 1118 बिल्डिंग का व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। तो अगर सनसेट के टाइम पे आप यहाँ जाओगे देन यू कैन इमेजिन कि किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप लोहियत प्लाजा से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हो और सनसेट से पहले आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप एक जगह और अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो जिसको परदाना बोटैनिकल गार्डन बोला जाता है। तो इसी तरीके से KL टावर से सनसेट एक्सपीरियंस करने के बाद आज का आपका दिन एक तरीके से ख़त्म होता है। आप शाम को अपना मार्केट वगैरह वापस घूम सकते हो, थोड़ी बहुत शॉपिंग और करना चाहते हो कर सकते हो। सो येस, आफ्टर दैट यू कैन हैव योर डिनर एंड कॉल इट अ डे।
तो डे 4 में सुबह जल्दी उठ के आप सीधे चले जाओ KL सेंट्रल एंड वहाँ से बोर्ड कर लो बस टुवर्ड्स अवाना बस टर्मिनल, क्योंकि आज हम जाएंगे जेंटिंग आइलैंड्स। जेंटिंग आइलैंड 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे कोलालमपुर से एक 1 डे का पूरा गेटअवे है, जहाँ पे जाके आप आराम से चिल कर सकते हो। आप बस ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो फ्रॉम redbus.malaysia, या आप सीधा KL सेंट्रल जाके बस काउंटर से भी टिकट्स परचेज कर सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप बस शेड्यूल को लेके थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना, क्योंकि बस टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है जेंटिंग आइलैंड्स की। अवाना बस टर्मिनल तक आपको कोलालमपुर से पहुंचने में अराउंड 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे ही आप अवाना बस टर्मिनल पहुंचोगे, वहीं से इंटरकनेक्टेड है अवाना स्काईवे केबल कार सर्विस। तो ये गंडोला राइड आपको सीधे जेंटिंग आइलैंड लेके जाती है। इस केबल कार रूट में जो आपका फर्स्ट स्टॉप पड़ेगा वो पड़ेगा चिनसुई टेम्पल, जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसके स्टेशन पे पहुंचते ही आपको टेम्पल तक जाने के लिए ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इन लोगों ने एस्केलेटर सर्विस प्रोवाइड करी हुई है। तो स्टेशन से लेके मेन टेम्पल तक आपको पूरा एस्केलेटर सेटअप देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका लास्ट स्टेशन आता है उसे बोला जाता है स्काई वेन्यू स्टेशन, और जैसे ही आप इस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते चलोगे, आपको दुनिया का सबसे बड़ा होटल देखने को मिलेगा, जहाँ पे अराउंड 7,000 के आसपास कमरे हैं। और ऊपर जाते ही आप सीधे मॉल में एंटर करोगे, और मॉल में आप बढ़िया से अपना टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ एंड शॉपिंग ऑप्शंस दैट यू कैन अवेल। और मॉल के अंदर ही बना हुआ है स्काईट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क। आप अगर खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो या आपके साथ बच्चे हैं तो ज़रूर विजिट कर सकते हो। और यहीं पे ही मॉल के अंदर एक कसिनो भी है, जो कि मलेशिया का सबसे बड़ा कसिनो है। एंड जस्ट मॉल के बाहर आपको देखने को मिलता है जेंटिंग स्काई वर्ल्ड थीम पार्क। एंड ऑनेस्टली मुझे मॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन ये थीम पार्क बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड क्योंकि मैं क्रिसमस के टाइम पे गया था, तो वो लोग कुछ तो आर्टिफिशियल स्नो जैसा इवेंट कर रहे थे, तो बहुत अलग ही तरीके का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो यहीं पे स्टे भी कर सकते हो या आप सीधे वापस कोलालमपुर जा सकते हो। बट हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको अगर वापस जाना है देन बी माइंडफुल कि 9:30 बजे के बाद यहाँ पे आपको कोई बस नहीं मिलेगी। एंड अगर आप यहाँ फंस गए, अगर आप बस से नहीं जाते हो वापस, तो कैब्स या टैक्सी सर्विसेज यहाँ पे हद से ज़्यादा महंगी हैं। बेटर है अगर आप वापस जा रहे हो तो बस से ही जाओ, जैसे बस से आए थे। और जब आप KL सेंट्रल से सुबह चलो, उसी टाइम पे ही आप अपनी रिटर्न की टिकट भी बुक कर लो। तो इस तरीके से कंप्लीट होते हैं आपके कोलालमपुर में 4 दिन। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अब कोलालमपुर के बाद क्या क्या चीज़ें हैं मलेशिया में करने के लिए, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून फॉर इट। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ें पूछनी है, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन feel free to comment. मैं आप लोगों की सारी क्वेरीज के आंसर्स वहाँ पे दे दूँगा। So this is Solo Wheels. I will see you all very soon with the next video. Thank you.